चलो अब आगे का पढ़ते हैं। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सिंपल है, थेरी है, टॉपिक ख़त्म होने को आया है। चलो ठीक है। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, हमने देखा था तीन तरह के ओवरहेड्स है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग का हमने पूरा चीर फाड़ कर लिया। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये वीरानिया। According to CMAT terminology, administrative overhead is defined as the sum of those costs of general management and of secretarial accounting and administrative services which cannot be directly related to production, मार्केटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज। ये ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली हम रिलेट नहीं कर सकते, किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ, मार्केटिंग के साथ, रिसर्च के साथ, डेवलपमेंट के साथ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी, अकाउंटिंग का सैलरी, ऑडिटर्स का फीस, एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंस्टिट्यूट्स According to this definition, administrative overheads constitute the expenses incurred in connection with the formulation of policy directing the organizations and controlling the operations of an undertaking. These overheads are also collected and classified in the same way as the factory overheads. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, इन सब से रिलेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर मतलब कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, ऐसे वाले नेचर के। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा? जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कलेक्ट करते थे और बाइफरकेट करते थे, उसी तरह इसे भी हमें कलेक्ट करने का है। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अपोर्शनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। According to this method, administrative overheads are apportioned over the production and sales department. The reason for the apportionment of overhead expenses over the department recognizes the fact that the administrative overheads are incurred for the benefit of both of these departments. Therefore, each department should be charged with the proportionate share of the same. When this method is adopted, administrative overheads lose the identity and get merged with the production and selling and distribution overheads. देखो अच्छा लोग, हमने क्या देखा? ओ माय गॉड, हमने क्या देखा? हमने देखा प्रोडक्शन ओवरहेड्स रहता है, जिसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहते हैं, है ना, या फिर वर्क्स ओवरहेड कहते हैं। ठीक है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन ओवरहेड, फिर बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमने प्रोडक्शन का देख लिया, अभी हम देख रहे हैं एडमिन का। तो एडमिन का क्या बोलता है कि एडमिन का जो ओवरहेड का खर्चा है वो बांट दो, किस में? प्रोडक्शन में और सेलिंग में। एडमिन पहले क्या करेंगे? एडमिन ओवरहेड को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको अपोर्शन कर देंगे, किस में? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिन का खर्चा हम दो इसमें बांट देंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग में और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा क्यों? जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो सर्विस किसको दे रहा है? अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अल्टीमेटली काम किस के लिए कर रहा है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए और सेलिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम अपोर्शन कर देंगे, किस में? प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट में। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड सूटेबल बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अपोर्शनमेंट ओवर प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। पहला डिसएडवांटेज ये बोलता है कि हाँ, हमें प्रोडक्शन और सेल्स में बांटना है, लेकिन कौन से बेसिस पे बांटेंगे? जो बेस है वो ही तो बहुत डिफ़िकल्ट है फाइंड करना। लॉट ऑफ क्लरिकल वर्क, बहुत ज़्यादा क्लरिकल वर्क इन्वॉल्व है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू अपोर्शन टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओनली ओवर प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट व्हेन अदर इक्वली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस इज ऑल्सो देयर। हम क्या कर रहे हैं? हमारे फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, स्टोर्स है, लेकिन हमने सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स में डाला है। तो ये गलत बात है ना। थोड़ी सर्विसेज तो वो लोग बचे हुए डिपार्टमेंट भी ले रहे हैं। तो ये सारे क्या थे? डिसएडवांटेजेस। ये क्या थे? डिसएडवांटेजेस।
नेक्स्ट इज चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला मेथड क्या बोलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का खर्चा है वो कहाँ चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The reason for charging to the costing profit and loss are firstly, the administrative overheads are concerned with the formulation of policies and thus are not directly concerned with the either production or the selling and distribution function. Secondly, it is difficult to determine a suitable basis for apportioning administrative overheads over production and sales. Lastly, these overheads are fixed cost. In view of these arguments, the administrative overhead, देखो अगला मेथड क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो खर्चा है डायरेक्टली प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड नहीं है, ये तो सर पॉलिसी डिज़ाइन करने का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस को रन करने का जो खर्चा है, तो ये सही बात नहीं है कि ये प्रोडक्शन और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दे। ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, बेसिस फाइंड करना डिफिकल्ट है, जो हमने पहले वाले के डिसएडवांटेज में देखा था। और तीसरा क्या है, ये तो सर एक फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स है ये एक तरह के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। अब इस मेथड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अंडरस्टैंड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर नॉट चार्ज टू कॉस्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हम क्या कर रहे हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दे रहे हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमने ऐड किया क्या, नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो हमने जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें डेबिट किया है ना, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में या हमारे जॉब की कॉस्ट में तो ये आया ही नहीं, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, द एक्सक्लूजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अगेंस्ट साउंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वही जो पहला पॉइंट है ना, वही यहाँ रिपीट कर दिया। पहला पॉइंट बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया, तो ये हमारी जो अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है ये एक। ठीक है। अगला मेथड बोलता है ट्रीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एज अ सेपरेट एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स। ठीक है, देख लेंगे। This method considered as administrative this method considers administration as a separate function like production and sales, and as such costs relating to formulating the policy, directing the organizations and controlling the operations are taken as a separate charge to the cost of the jobs or a product sold along with the cost of other functions. The bases which are generally used for apportioning are, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्शन का खर्चा है, जैसे कि सेल्स का खर्चा है, उसी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है वो कॉस्ट में ले लो। ठीक है। अब मेथड अपोर्शनिंग की कौन सी, एक तो वर्क कॉस्ट, सेल्स वैल्यू और क्वांटिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, क्वांटिटी प्रोड्यूस, कन्वर्जन कॉस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि हमने पहले देखा था ना, प्रोडक्शन में हम देख रहे थे डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, लेबर आर के बेसिस पे, मशीन आवर्स के बेसिस पे, आउटपुट के बेसिस पे। उसी तरह यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट की बेसिस पे, सेल्स की बेसिस पे, कॉस्ट के एक्सपेंसेस के बेसिस पे, कन्वर्जन कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है। कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जैसा ऊपर देखा वैसा यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है मतलब कॉस्ट कम करना है, कॉस्ट कम करना है मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना है। जो पहले 3 टॉपिक्स में देखा था, मटेरियल कंट्रोल, लेबर का कॉस्ट कंट्रोल किया था, अभी हमें क्या करना है, ओवरहेड को कंट्रोल करना है। हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हमने कंट्रोल किया, अभी हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कंट्रोल। ठीक है। मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑफ फिक्स्ड नेचर and they arise as a result of management policies. These overheads are generally non-controllable, but at the same time these overheads should not be allowed to grow disproportionately. जनरली ये कौन से हैं, फिक्स्ड नेचर के, तो ये जनरली कंट्रोल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अनशन खर्चा कर दे, बेहिसाब खर्चा कर दे, ऐसा ना हो, थोड़ा कंट्रोल में खर्चा हो। सम डिग्री ऑफ कंट्रोल हैज़ टू बी एक्सरसाइज, थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओवरहेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस and a comparison with the accomplished results. According to this method, the expenses incurred by each administrative department are collected under standing order numbers for each class of expenditure. These are compared with the similar figures of the previous period in relation to accomplishment.
Such a comparison will reveal efficiency or inefficiency of the concerned department. However, this method provides only a limited degree of control and comparison does not give useful result if the level of activity is not constant. During the period under the comparison, to overcome this difficulty, overhead absorption rates may also be compared from the period to period. The extent of over or under absorption will reveal efficiency or otherwise of the department. It may be possible to compare the cost of a service department with that of the similar services obtainable from outside, and a decision may be taken whether it is economical to continue to department or enters the job. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन एनालिसिस ऑफ ओवरहेड्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड कंपैरिजन विद द अकम्प्लिश्ड रिजल्ट. देखो हम क्या करेंगे इसमें, ओवरहेड्स कलेक्ट करेंगे एंड कंपेयर करेंगे. जैसे कि मैंने बोला था बाय और मेक, जैसे कि टाटा मोटर्स टायर बनाता क्यों नहीं है, क्योंकि अगर टायर बनाएगा तो बनाने का खर्चा ज़्यादा है खरीदने के खर्चे से. तो वैसे ही हम क्या करेंगे, it may be possible to compare the cost of a service department with that of the similar services obtainable from outside, and a decision may be taken whether it is economical to continue the department या बाहर की सर्विस ले लेने का. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, HR की सर्विसेज बाहर से ले लेती है. HR का काम क्या रहता है कि नए एम्प्लॉयज़ ढूंढना, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ध्यान रखना, है ना. तो बहुत सी कंपनीज क्या करती है, एक HR डिपार्टमेंट खुद का मेंटेन करने की जगह बाहर से ही बाहर की किसी कंपनी को हायर कर लेती है HR पर्पस के लिए. क्यों? क्योंकि उन्हें वो ज़्यादा इकोनॉमिकल लगता है. ठीक है. कंट्रोल्स थ्रू बजट. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट. द बजटेड फिगर्स आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वंस टू डिटरमाइन द वेरिएंसेस. The variances are analyzed and responsibility assigned to the concerned department to control these variances. नॉर्मल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आगे बजट में हम डेफिनेटली पूरा पढ़ने वाले हैं, हम बजटेड निकालेंगे, एक्चुअल निकालेंगे. बजटेड का और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं वरायंसेस. फिर हम किसी भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि ये वरायंस क्यों आया, वरायंस हमें कम से कम करना है, जो डेविएशन है कम से कम करना है. Control through standard. Under this method, standard of performance are fixed for each administrative activity and the actual performance is compared with the standard set. ये उसी तरह है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम देखने वाले हैं सेकंड मॉड्यूल में. हम हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लेते हैं. ठीक है. तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि ये स्टैंडर्ड खर्चा इतना है, इतने में ही आपको करना है. स्टैंडर्ड रेट हम डिसाइड कर लेते हैं हर चीज़ का. ठीक है. क्वेश्चन देखते हैं. इलस्ट्रेशन 9. Reverse calculation of factory overheads and administrative overheads. In an engineering company, the factory overheads are recovered on a fixed percentage basis on direct wages, and the administrative overheads are absorbed on the fixed percent basis on factory cost. देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स की कौन सी बेसिस पे कवर कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कर रहे हैं डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे. कैसे डायरेक्ट वेजेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे. ठीक है. द कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 जॉब्स अंडरटेकन बाय इट इन अ पीरियड. डायरेक्ट मटेरियल जॉब 1 है, जॉब 2 है. हाँ ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट. ठीक है. कंप्यूटेशन अपने को क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. ठीक है. Calculation of the amount of factory overheads, administrative overheads and profit for each of the 2 job. Using the above recovery rates, fix the selling price of the job 103. The additional data being direct material, direct wages, profit percentages on selling price. ठीक है. ट्राई करो. ट्राई करो.
10 मिनट लो, अच्छे से ट्राई करो, सॉल्व करो, डेटा को एक बार 2 बार पढ़ो। डेटा को पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, जम जाएगा। नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, झामल झामल नहीं होनी चाहिए। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेसिस क्या बोला है, फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस। क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस का फिक्स परसेंटेज। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का क्या बोला है, फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। करो सॉल्व। कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर। आ रहा है क्या? चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है वो, कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ठीक है, तो लेट एक्स एंड वाई बी द percentage recovery rates, percentage recovery rates of factory overheads and administrative overheads and administrative overheads respectively। ठीक है, तो therefore factory cost
जॉब 101 का फैक्ट्री कॉस्ट क्या आएगा, 54,000 प्लस 42,000 कितना आ रहा है, 96,000। ठीक है, कितना है, 96,000 प्लस फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट, उस पर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, उस पर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट याद करनी है हमें, कॉस्ट शीट। ठीक है, तो ये क्या है, 96,000 आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो परसेंटेज हमने क्या लिया, एक्स परसेंटेज, तो 42,000 एक्स, 42,000 एक्स, डायरेक्ट वेजेस कितने हैं 42,000, तो आ गया 42,000 एक्स। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। जॉब 102, जॉब 102 उसका क्या आने वाला है, ऐड करो 37,500, तो 67,500 प्लस 30,000 एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड होगा, ऐड एडमिन ओवरहेड, ऐड एडमिन ओवरहेड, तो क्या आएगा हमारा टोटल कॉस्ट, क्या आएगा हमारा टोटल कॉस्ट। तो अब लिख लेते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब्स, जॉब 101, इसका देखो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया, इतना हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, लिख लो फैक्ट्री कॉस्ट वैसा का वैसा 42,000 एक्स। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया प्लस फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ तक आ गया हमारा। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हमें क्या करना है, एडमिन ओवरहेड। अब एडमिन ओवरहेड के लिए क्या दिया है, एडमिन ओवरहेड है क्या, फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब ये जितना भी है इसका कुछ 1% जो हमने ले लिया वाई। ठीक है, तो इसका वाई परसेंट, इसका मतलब हमारे इसमें किसका, इसका वाई परसेंट, इसका वाई परसेंट। ठीक है, तो लिख लेंगे अगेन 96,000 प्लस 42,000 एक्स इंटू वाई। ठीक है, यह आ गया जॉब 101, और जॉब 102 कितना आ रहा है, 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,500 प्लस 30,000 एक्स वाई। ठीक है, अब ये इक्वेशन तो हो गए, लेकिन इक्वेशन को एक इक्वेशन का एक ही साइड हुआ, इक्वल्स टू में भी कुछ आना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दी है हमें कितनी 166650 और 12850, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दिया है 10%। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसे आती है हमारी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारी आती है सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है, और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, हमें निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस, निकाल लेंगे। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे करेंगे, सीपीटी में फाउंडेशन में किया था ना हमने। हमारे को क्या दी है, सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100% प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जॉब 101, जॉब 102। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, देखो सेलिंग प्राइस 1,67,650 डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन कितना है 10% ऑन टोटल कॉस्ट, कितना आ रहा है वो 1,51,500, 1,51,500 कैसे आया, सेलिंग प्राइस कितनी थी मेरी 166650, प्रॉफिट परसेंट कितना था 10%, 110%। ठीक है, उसी तरह ये कितना आ रहा है हमारा 106,875,
106,875 कैसे? 1,28,250 में बेचा, प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 20%, तो क्या कि 120%। ये समझा क्या? देखो क्या है, हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 10%। ये जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद आया होगा ना, ये 100। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट है हमारी 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 10%। ठीक है, टोटल कॉस्ट है हमारी 100, उस पर प्लस 10%, प्लस 10% कितना आ रहा है वो? 110, 110। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 110 क्या है? सेलिंग प्राइस। हमारे पास सेलिंग प्राइस है क्या? यस। कितनी है सेलिंग प्राइस? 1,67,650। प्रॉफिट परसेंटेज है क्या? यस। कितना है? 10%। कॉस्ट है क्या? नहीं, कॉस्ट हमको निकालना है, कॉस्ट हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, 1,66650 डिवाइड बाई 110% इक्वल्स टू हमारी आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, तो ये RHS में ले लो, कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,51,500, और इधर कितनी आ रही है? 1,28,250। ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करो। 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद में x और y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ, x और y का कितना कितना आ रहा है। x आ रहा है हमारा 0.60 और y आ रहा है हमारा 0.25। अगर ये जमे तो ठीक, नहीं जमे तो मुझे बोलना, मैं बता दूंगा इक्वेशन सॉल्व कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब देयरफॉर परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 60%। और ये हमारा एडमिन ओवरहेड का कितना हो गया? 25%। 16%, 60% और 25%। ठीक है, जमा गया। 54 प्लस 42 96,000, 96,000, 42,000 इंटू 60% प्लस 96,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड द प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द 2 जॉब्स। हमें क्या करना है? हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स निकालना है और प्रॉफिट फॉर ईच जॉब निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली है, डेटा टेक्स्ट बुक में से लेते आने का आपको स्टेटमेंट ऑफ जॉब्स, स्टेटमेंट्स ऑफ जॉब्स showing amount of factory overhead, administrative overhead and profits, ठीक है। जॉब 101, जॉब 102। डायरेक्ट मटेरियल लिख लो। क्या कर रहे हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ जॉब शोइंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो कॉपी पेस्ट करना है, और प्रॉफिट कहाँ से लेना है? प्रॉफिट यहाँ से हमको प्रॉफिट और कॉस्ट वगैरह निकालनी है। ठीक है, तो लिख लेंगे, हमारा कॉस्ट शीट ही बनाना है। चलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। उसमें हम क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद में हमको, चलो लिख ही देता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 54,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 42,000। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 96,000 का हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया।
ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का बेसिस क्या है, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये कहाँ से आया 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस? देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालना है, परसेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का x% है वो, और वो x का वैल्यू हमारा कितना है 60%, 60%। तो डायरेक्ट वेजेस का 60% ले लो, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 42,000 इंटू 60%, करो कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है 25,200, ठीक है। अब ऐड कर लो 96,000 प्लस 25,200, 96,000 प्लस 25,200 कितना आ गया, 1,21,200, 1,21,200, ठीक है। ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्या आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ऐड एडमिन ओवरहेड, ऐड एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड सिमिलरली वैसा ही है जैसा ऊपर किया, 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, 1,21,200 का 20%, तो आ गया 30,300, कितना आ गया 30,300। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने पहले निकाली थी वर्किंग नोट में, ये 1,51,000, 1,06,875, तो टोटल कॉस्ट आ गई 1,51,500। ए हे हो सिंपल है एकदम, ठीक है। और हमारा उसमें प्रॉफिट जोड़ लो, प्रॉफिट कितना है 10%, कहाँ से ला रहा हूँ मैं 10%, क्वेश्चन में दिया है ना बेटा, ए राजा बेटा क्वेश्चन में दिया है ना, कहाँ दिया है सर, 10%, 10% प्रॉफिट, 10%, 1,51,50, देयर फोर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी वैसे क्वेश्चन में दी है, कितनी है 16650, ओहो हे सो सिंपल। जॉब 102 का आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया है क्या, नहीं, एक और क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम। यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103, 101 और 102 का हमको सब पता चल गया, रिकवरी रेट क्या आ गया 60% और 25%। उसके हिसाब से हमको क्या करना है, 103 नंबर का जो जॉब है उसका निकालना है, तो यही निकाल दूँ क्या मैं, यहाँ पर ही निकाल देता 103 का, जॉब 103, ठीक है। ये भी आप करो जॉब 103 का, जैसे कि जॉब 102 का करोगे वैसे ही जॉब 103 का निकालना है आपको, क्या है जॉब 102 का जैसा निकालोगे उसी तरह जॉब 103 का निकालना है, ठीक है, सिंपल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स।